देशी अन्य विदेशी राज्य को सौंप दें। ऐसा कुछ नहीं है अनुच्छेद 3 में। तो दो प्रकार से स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 3 सभी अधिकार है संसद के पास। इसके बाद अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ये आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है। ये क्या है? ये है इस समय हम लोग आर्टिकल 3 अर्थात अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 3 के बारे में जितनी सारी बातें थी, जो चीज़ें आर्टिकल में लिखी हुई हैं वो, और किस प्रकार से उस अनुच्छेद से संबंधित दो संविधान संशोधन हुए, उसको भी हम लोगों ने देखा। उस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या बातें जोड़ी गई, वो चीज़ें भी हम लोगों ने देख लिया। अभी आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 3 से संबंधित 1950 तो नहीं, 1952-53 से लेकर 1960 तक एक मामला भारत में था, एक मामला खड़ा हुआ। तो उस मामले के बारे में हम लोग बात करेंगे। उस मामले को जाना जाता है बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ मामला 1960 के नाम से जाना जाता है। कौन सा मामला है? वो मामला है बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग क्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये मामला क्या है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें, संक्षेप में ये जानिए कि ये मामला ऐसा मामला है कि एक क्षेत्र था वहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र था, उसका नाम था बेरूबाड़ी। तो उस क्षेत्र पर विवाद था कि वह क्षेत्र भारत का है कि पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान कहता था कि वो क्षेत्र हमारा है और भारत ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वो कौन सा क्षेत्र है? वो है बेरूबाड़ी। इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल, वो पाकिस्तान कहता था कि ये क्षेत्र हमारा है और इस पर भारत ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो क्या हुआ कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नून थे, फिरोज शाह नून। तो इन दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या हुआ? संधि हो गया। और ये संधि हुआ कब? 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में। और इस संधि को नेहरू नून संधि कहा जाता है। नेहरू नून समझौता। क्या कहा जाता है? नेहरू नून समझौता कहा जाता है। तो इसी समझौते को क्रियान्वित करने के लिए कि ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान को हम लोग अर्पित कर देते हैं, इस समझौते के तहत ये निर्णय हुआ नेहरू नून समझौते के तहत कि ये जो बेरूबाड़ी संघ है ये पाकिस्तान को अर्पित किया जाएगा। अब क्या हुआ कि इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए सरकार ने जब आगे का कदम बढ़ाया तो देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। जन आंदोलन इसलिए खड़ा हो गया कि भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को हम कैसे अर्पित कर सकते हैं, उसके कहने पे, उसके मांगने पर हम कैसे अर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए इसके विपक्ष में जो सरकार ने इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, इसके विपक्ष में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया भारत में। अब इस जन आंदोलन की गंभीरता को भांपते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया? अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया। क्या हुआ कि
इस मामले को क्रियान्वित करने के लिए क्या हुआ, जब सरकार आगे बढ़ी तो इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि भारत में बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। जब सरकार ने इस फैसले को, जो नेहरू नून समझौता है, उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ी तो भारत में बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ इसलिए हो गया कि आप किसी भारतीय क्षेत्र को आप ऐसे ही किसी दूसरे देश को नहीं सौंप सकते। तो क्या हुआ, इस स्थिति को, जो जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, इस जन आंदोलन की स्थिति को भांपते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अभी आप लोग इन चीज़ों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आगे स्लाइड में देखेंगे कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें लिखा हुआ मिलने वाला है। तो अभी आप समझ लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। और अनुच्छेद किसका प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 143 का। अनुच्छेद 143 में क्या है, इसको जान लीजिए। अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मामले पर सलाह मांग सकता है। सलाह मांग सकता है। ये है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले पे किसी भी प्रकार का सलाह मांग सकता है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए, अर्थात आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मामले को कोर्ट में सौंप दिया और सलाह मांगा। तो जब इस मामले को कोर्ट में सौंपा गया तो 2 प्रश्न कोर्ट से पूछा गया। क्या किया गया, कोर्ट से 2 प्रश्न पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट से 2 प्रश्न पूछा गया। पहला तो ये कि क्या इस मामले को क्रियान्वित करने के लिए, क्या ये जो नेहरू नून समझौता है, इस मामले को क्रियान्वित करने के लिए, लागू करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई आवश्यक है? कोई कानूनी कार्रवाई आवश्यक है या कोई विधायी कार्यवाही आवश्यक है, या फिर हमें 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 2 प्रश्न पूछे गए। 2 प्रश्न ये पूछा गया कि जो नेहरू नून समझौता है, क्या समझौते के तहत ही हम लोग पाकिस्तान को ये वाला क्षेत्र सौंप दें, या तो फिर हम लोगों को कोई वो करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा तो क्या अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन करना उपयुक्त है, या फिर अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग संशोधन करें? 2 चीज़ें होती हैं। अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है कि साधारण संशोधन होता है, साधारण बहुमत से ही संशोधन पारित हो जाता है, संविधान संशोधित हो जाता है, कोई भी चीज़ चेंज करना हो तो। अनुच्छेद 368 के तहत करना होता है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसा मामला हो। तो
राष्ट्रपति ने यही प्रश्न पूछा। पहला तो ये कि क्या इसको लागू करने के लिए कोई विधायी कार्यवाही ज़रूरी है। तो दूसरा प्रश्न ये पूछा कि अगर विधायी कार्यवाही ज़रूरी है तो अनुच्छेद 3 काफ़ी है कि अनुच्छेद 368 के तहत हमें करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जवाब दिया कि अनुच्छेद 3 तो सिर्फ देश के आंतरिक क्षेत्रों में नाम बदलना, सीमा में परिवर्तन करना, ये सारा चीज़ें दिया गया है कि देश के सिर्फ आंतरिक क्षेत्रों में किया जा सकता है ऐसा छेड़छाड़। किसी ज़मीन को काट के किसी दूसरे देश को सौंप देना अनुच्छेद 3 में ये चीज़ निहित नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले 368 के तहत संविधान संशोधन करना पड़ेगा। पहला तो ये एक रास्ता ये है कि अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अनुच्छेद 368 के तहत ही अनुच्छेद 3 में संशोधन कर दीजिए और लिख दीजिए कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी दूसरे को कोई राज्य दिया जा सकता है। तो ऐसा संशोधन करके और फिर वापस आ जाइए अनुच्छेद 3 पे, और अनुच्छेद 3 में चूँकि लिख देंगे आप कि ऐसा हो सकता है तो आप अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। उसके बाद फिर अन्य कानूनी जो दाव पेच हैं, जो संसद को शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो शक्तियाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि आपको इस अनुच्छेद से इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं आगे के स्लाइड्स में। सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगे क्या है। देखिए, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है? ये है मेन प्रश्न, ये है ठीक। तो अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ, ठीक है। वह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। प्रश्न क्या था, देखिए, अनुच्छेद 3 के संबंध में 1960 में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठ खड़ा हुआ। यह प्रश्न यह था कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत कोई भारतीय भूभाग किसी विदेशी राज्य को दे सकती है या नहीं। ये प्रश्न खड़ा हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत किसी भारतीय भूभाग को संसद किसी दूसरे देश को सौंप सकती है या नहीं। तो आगे क्या होता है, इस विवाद का संबंध भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए समझौते से था। वही समझौता जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया 1958 में नेहरू और नून समझौता हुआ था, उसके संबंध नेहरू नून समझौता। तो पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुए एक समझौते से था। यह समझौता दोनों देशों ने अपने सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के उद्देश्य से किया था। इसके अनुसार, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस समझौते के अनुसार क्या था, इसके अनुसार बेरूबारी संघ कहाँ था, ये पश्चिम बंगाल में 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र था जिसकी जनसंख्या 12,000 थी। कितनी थी? जनसंख्या 12,000 थी। पश्चिम बंगाल में ही था। 9 वर्ग मील का एक क्षेत्र था जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ था। तो इसके अनुसार बेरूबारी संघ भारत द्वारा पाकिस्तान को दे दिया जाना था, ऐसा समझौता हुआ था। नेहरू और नून के बीच में 1958 में समझौता हुआ। कब हुआ? 1958 में। देखिए यहाँ पे है 1958 में समझौता हुआ और भारत ने अर्थात नेहरू ने ये कह दिया कि ठीक है, वो वाला क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा। समझौता हो गया दोनों के बीच में, तो पाकिस्तान को दे दिया जाना था, ये समझौता हुआ। और कूच बिहार जो है, कूच बिहार के कुछ क्षेत्रों की आपस में अदला बदली की जानी थी ताकि दोनों देशों की सीमाएं तर्कसंगत हो सकें। ये था मामला। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो अब देखेंगे कि कहाँ है बेरूबारी। देख लीजिए, बेरूबारी जो ये चिन्ह दिख रहा है, ये वाला लाल वाला जो लोकेशन वाला चिन्ह दिख रहा है, ये है बेरूबारी। और जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला,
ये ब्लैक वाला जो देख रहे हैं ये चीज़, ये जो ब्लैक वाला है लाल से हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर से वापस आते हैं, ब्लैक वाला जो है देखिए ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये है बांग्लादेश। और इधर वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये पश्चिम बंगाल वाला है। इसी के बॉर्डर पे है ये बेरूबाड़ी संघ। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश, ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पे बॉर्डर पे ही बेरूबाड़ी स्थित है, यही वाला स्थान था, इसी पे ये विवाद हो रहा है। तो जब भारत सरकार इस समझौते को, किस समझौते को, जो नेहरू और नून समझौता हुआ था 1958 में, उस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ी तो इसके विरुद्ध में एक सशक्त जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। अब इसके पीछे की क्या घटना है, हम लोग थोड़ा सा कहानी के रूप में इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी क्या है, कहानी ये है, ये विवाद कैसे उठ खड़ा हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब भारत पाकिस्तान की विभाजन की बात स्पष्ट हो गई, जब ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत और पाकिस्तान अलग होकर रहेंगे, दो देश बनेंगे, जब हो गई तो क्या हुआ, रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्य था भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करना। एक आयोग का गठन किया गया, उस आयोग का काम था कि ये सीमांकन करे, ये तय करे कि इतना वाला क्षेत्र इधर का वो पाकिस्तान में होगा और ये वाला क्षेत्र जो होगा वो भारत में शामिल होगा, ये काम था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे रेड क्लिफ महोदय, उसके अध्यक्ष थे। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे हुआ कि 21-22 दिन का समय मिला उन्हें, 21 या 22 दिन का या 25 दिन का ही समय मिला, क्या करने के लिए, उस काम को करने के लिए पूरे। अब क्या हुआ, रेडक्लिफ को ये लगा कि इतने कम समय में, इतने छोटे से समय में इतना बड़ा क्षेत्र का सीमांकन करना बड़ा मुश्किल है, एक जटिल कार्य था। तो अब वो आगे क्या करते हैं, उन्होंने एक आइडिया लगाया, उस आइडिया को हम लोग ने यहाँ पे लिख रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखें। परंतु इतने कम समय में, कितने में, 21 से 22 दिन लगभग थे, इतने बड़े क्षेत्र का सीमांकन करना एक जटिल कार्य था। इस आयोग ने ज़मीनी स्तर पे कार्य न करके, जटिल कार्य था इसलिए इस आयोग ने ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया, नक्शे पर ही कार्य किया। क्या किया, नक्शे पर ही कार्य किया। और नक्शे पे कैसे कार्य किया, देखिए नक्शे पे ऐसे कार्य किया गया, जैसे नक्शा है, कोई एक थाना है ए, एक थाना है बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे थाने हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो ज़मीनी स्तर पे वहाँ पे जा के देख के कार्य नहीं किया, क्योंकि इतना कम समय मिला था उन्हें, तो उनको काम भी करना था और पूरा भी करना था, काम करना ज़रूरी था। तो क्या किया उन्होंने, जैसे थाना ए है, थाना बी है, तो क्या किया कि आपस में सभी थानों को मिला के, इस तरह से जैसे थाना है तो इन थाने को मिला के नक्शे पर ही थाने को मिला के जितने भी पुलिस चौकियां थीं सबको मिला के उन्होंने सीमांकन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत और पाकिस्तान का सीमांकन करना शुरू किया। इस आयोग ने ज़मीनी स्तर पर कार्य न करके नक्शे पर ही कार्य किया और इस क्रम में इसने नक्शे पर सभी पुलिस थानों को मिलाकर सीमांकन का कार्य किया। भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा रेखा पर स्थित बेरूबारी नामक एक क्षेत्र सीमांकन के दौरान छूट गया, लेकिन बाद में मौखिक रूप से रेडक्लिफ ने भारत को दे दिया था, किंतु लिखित रूप से नहीं दे पाया था। मामला क्या था, मामला था ये कि
इतना कम समय था, 20 से 21 दिन का समय था इनके पास, रेडक्लिफ के पास, और काम करना था पूरा। तो उन्होंने क्या किया कि भैया नक्शा लाओ और नक्शे पर ही सारा काम कर देते हैं। नक्शे पर ही उन्होंने क्या किया कि थाने पुलिस चौकी को वो मिलाते गए आपस में, और मिला कर के एक सीमा बॉर्डर तैयार कर दिया। इसी क्रम में क्या किया कि वो एक बेरूबाड़ी नाम का क्षेत्र था, किसी दो थाने को आपस में मिलाने में थोड़ा सा उनका टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा कुछ, तो वो छूट गया था, समझ में नहीं आ पाया था, वो कह नहीं पाए थे, स्पष्ट नहीं हो पाया था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। तो कुछ समय बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, तो बाद में ये देखा गया कि वो क्या है कि बेरूबारी छूट गया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, छूट गया है तो ये हमको भारत में रखना चाहिए, हम भारत को देना चाहते हैं, ये भारत का हिस्सा होना चाहिए। ये मुँह से ही कह के चले गए। वो क्या हुआ कि कागज़ी रूप से ऐसा नहीं कर पाए, कागज़ी रूप से भारत को नहीं दे पाए, मौखिक रूप से लेकिन दे के चले गए भारत को। तो तब से वो भारत का हिस्सा बन के पड़ा हुआ था। लेकिन आगे 1952 के बाद से पाकिस्तान ने यह आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया कि बेरूबारी पाकिस्तान का क्षेत्र है और भारत ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। अंततः 1958 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून के बीच एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू नून समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत बेरूबारी संघ भारत द्वारा पाकिस्तान को दे दिया जाना था। तो अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद पाकिस्तान ने ये रटना प्रारंभ कर दिया कि जो बेरूबारी संघ है ये हमारा है, भारत ने इस पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो क्या हुआ कि इस मामले को सुलझाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये तय कर लिया कि वो वाला क्षेत्र हम लोग पाकिस्तान को सौंप देंगे, और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून के साथ उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है, आप अपना ये क्षेत्र ले लीजिए। तो 1958 में ये नेहरू और नून समझौता को कर दिया गया, नेहरू और नून समझौता किया गया। इसी समझौते को जब भारत सरकार लागू करने के लिए आगे बढ़ी, तो भारत में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो यही कहानी है इसके पीछे की, कि भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन अनुच्छेद 3 के संदर्भ में कैसे खड़ा हुआ, बेरूबारी के संबंध में कैसे खड़ा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 143 अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए मामला सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया, ताकि इस मुद्दे पर उनकी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की क्या राय जानी जा सके, उसकी विचार जाना जा सके। तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए भारत के प्रधान और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मामले को कोर्ट में सौंप दिया। अब आगे क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे 143 अनुच्छेद क्या है। 143 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, ये कहता है अनुच्छेद 143। इस प्रकार से अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी राय प्रस्तुत कर सके। यहाँ तक की बातें अभी हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अब क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय से जो प्रश्न पूछे गए वो इस प्रकार से हैं। 2 प्रश्न पूछे गए सर्वोच्च न्यायालय से। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए? काला ही ठीक है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया 2 प्रकार का। 2 प्रश्न ये था, एक तो ये है, एक तो ये है। इन दोनों प्रश्नों को अब ध्यान से देखिए। प्रश्न पूछा गया, ये हरा ले लेते हैं। बेरूबारी जो संघ है वो पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है, या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है? क्या पूछा गया? कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त। कार्यपालिका आप समझ रहे हैं, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी कार्यपालिका होते हैं। तो ये कहा जा रहा है, अगर हम कह रहे हैं कि कार्यपालिका की शक्ति ही पर्याप्त है, तो इसका मतलब कि हम इसमें ये निहित है कि वही चीज़
पर्याप्त है जो नेहरू और नून का समझौता हुआ है कि कोई वैधानिक कार्यवाही आवश्यक है। कार्यपालिकाई कार्यवाही का मतलब है, कार्यपालिका आप समझ रहे हैं किसको, उसको विधायी कार्यवाही मतलब सॉरी क्या है यहाँ पे, पाकिस्तान को सौंपने के लिए कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है। वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही का तात्पर्य ये है कि कोई संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कोई कानूनी तरीका अपनाना पड़ेगा कि जो कार्यपालिकाई शक्ति है, कार्यपालिकाई शक्ति मतलब प्रधानमंत्री ने जो समझौता कर लिया वो काफ़ी है, या तो फिर कोई संवैधानिक या वैधानिक कार्यवाही करना आवश्यक होगा। ये प्रश्न पूछा गया, तो इसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि देखिए, बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंपने के लिए क्या कोई वैधानिक या संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है या इसके लिए कार्यपालिका की शक्ति पर्याप्त होगी। एक तो प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि यदि संवैधानिक कार्यवाही आवश्यक है तो इसके लिए अनुच्छेद 3 ही पर्याप्त है या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना जरूरी है या दोनों प्रक्रियाएं जरूरी हैं। दो प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए, दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया वो चीज़ हम लोग देखेंगे। वो चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि इन प्रश्नों पर अपनी कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों के पुनर्गठन आदि से संबंधित है। इसमें यह निहित नहीं है कि देश का कोई भाग विदेशी राज्य को अर्पित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चित कर दिया कि जो अनुच्छेद 3 है सिर्फ इतना शक्ति देता है कि भारत के आंतरिक जो क्षेत्र हैं उनमें फेरबदल कर सकती है संसद, उनमें छेड़छाड़ कर सकती है, उनके सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकती है। जो भारत क्षेत्र, जो भारतीय क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर हैं उन क्षेत्रों की बात होती है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में यह निहित नहीं है कि भारत भारतीय क्षेत्र का कोई हिस्सा काट के किसी अन्य विदेशी राज्य को सौंप दे, ऐसा कुछ नहीं है अनुच्छेद 3 में। तो दो प्रकार से स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये काम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से बेरूबारी संघ को भारतीय राज्य क्षेत्र से हटा दे। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके बेरूबारी जो संघ है उसको भारत से अलग कर दे, हटा दे, तो वो पाकिस्तान का हो जाएगा। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 3 में लिख दे कि इसके तहत भारत का कोई भाग किसी अन्य देश को अर्पित किया जा सकता है और उसके बाद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके बेरूबारी संघ पाकिस्तान को सौंप दे। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन करे और अनुच्छेद 3 में यह लिख दे, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में यह चीज़ निहित नहीं है कि भारत किसी भारतीय क्षेत्र को काट के किसी दूसरे राज्य को या दूसरे देश को सौंप दे। उसमें अनुच्छेद 3 में यह चीज़ नहीं लिखा हुआ है, यह चीज़ स्पष्ट नहीं है कि संसद किसी भारतीय क्षेत्र को काट के वो किसी विदेशी राज्य को सौंप दे, किसी विदेशी राज्य को भारत का कोई हिस्सा सौंप दे, ऐसा अनुच्छेद 3 में नहीं लिखा गया है। तो आगे संसद कहती है कि संविधान संशोधन कर, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है संसद को कि आप क्या करो कि संविधान में संशोधन करो और अनुच्छेद 3 में यह लिख दो जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या नहीं है, यही कि संसद भारत का कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं अर्पित कर सकती है, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, आप संशोधन करके ये चीज़ लिख दो और फिर जाओ अनुच्छेद 3 में और अनुच्छेद 3 के तहत साधारण विधेयक पारित करके ये क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दो, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने।
अब क्या है, इसके अलावा संसद के पास इसके संदर्भ में निम्नलिखित अन्य शक्तियां भी उपलब्ध हैं। वो शक्तियां कौन सी है देखिए, सातवीं अनुसूची के माध्यम से, सातवीं अनुसूची के संघ सूची के एंट्री नंबर 14 में, कौन से, सातवीं अनुसूची में जाइए, फिर उसमें से तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो सातवीं अनुसूची में जाइए, उसमें तीनों में से संघ सूची में जाइए और संघ सूची में एंट्री नंबर 14 में जाइए, तो आपको मिलेगा कि केंद्र सरकार किसी अन्य देश के साथ संधि या समझौता कर सकता है और इस समझौते को देश में लागू भी कर सकता है। ठीक है, अगर संसद चाहती तो जो सातवीं अनुसूची में संसद को शक्ति प्राप्त है एंट्री नंबर 14 से संघ सूची के, उस शक्ति से भी संसद बेरूबारी संघ को दूसरे देश को सौंप सकती थी, मतलब पाकिस्तान को अर्पित कर सकती थी। ये किसी तरह से इलीगल नहीं होता, गैर कानूनी काम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कानून संविधान में लिख दिया गया है कि जो केंद्र सरकार है किसी अन्य देश के साथ संधि और समझौता कर सकती है। तो देश के किसी अन्य देश के साथ नेहरू नून समझौता हो चुका है और आगे यह शक्ति प्रदान है कि उस समझौते को देश में लागू भी कर सकता है। तो ये संसद को शक्ति प्राप्त है कि समझौता करने के बाद उस समझौते को लागू भी कर सकता है। तो संसद के पास ये शक्ति था कि वो नेहरू नून समझौता कर सके और इसको लागू भी कर सके। संसद को ये शक्ति पूरी तरह से उसके पास थी। दूसरा क्या है कि संसद विदेशी देशों के साथ संधियां या समझौते क्रियान्वित करने के लिए कानून भी बना सकती है, ऐसा आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 253 संसद को शक्ति देता है कि संसद किसी विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौता क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकता है, अनुच्छेद 253 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 245 एक क्या कहता है देखिए, संसद को भारतीय क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संसद को भारतीय क्षेत्र के भारतीय जो क्षेत्र है उसके पूरे या उनमें से किसी छोटे से हिस्से या किसी बड़े से हिस्से पर कानून बनाने का पूरी तरह से अधिकार है। तो ऐसा भी अधिकार है संसद के पास। इसके बाद अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ये आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 248 ये स्पष्ट करता है कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। और अवशिष्ट विषय किसे कहते हैं, ऐसा विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल न किया गया हो, उसको अवशिष्ट विषय कहते हैं। जब संविधान बन रहा था तो उस समय जब शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो ये हुआ कि संघ सूची, राज्य सूची बनाई जा सके। संघ सूची में जो काम लिखा जाएगा उस काम पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची में जो काम लिखा जाएगा उस काम पे सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। एक सूची और बनाया गया जिसको समवर्ती सूची कहा गया। वो ऐसी सूची थी उस सूची में शामिल काम पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। इसके बाद क्या हुआ कि उस समय कुछ चीज़ें छूट गई हो, मतलब पूरी तरीके से दिमाग में तो आएगा नहीं हर चीज़ दिमाग में आ जाए, तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 248 और कह दिया गया कि जो विषय छूट गए होंगे, भविष्य में कुछ विषय पैदा भी होंगे, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार क्या होगा, संसद के पास होगा। तो संघ सूची का प्रयोग चूंकि संसद करती है, संघ सूची का प्रयोग कौन करता है, संसद करता है। संघ सूची का प्रयोग संसद करती है, तो इसलिए संसद को ये अधिकार है कि वह अपशिष्ट विषय पर कानून बना सके। आगे देखिए, इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि संसद के पास ढेर सारी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके वह बेरूबारी संघ को, पाकिस्तान को अर्पित कर सकती है।
लेकिन प्रस्तावना में लिखी कुछ शब्द इस समझौते के आड़े आ रहे थे। प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे लिखे गए थे जो कि इस समझौते के आड़े आ रहे थे। इसको हम लोग देखेंगे कुछ एक लाइन में। देखिए पहला क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य। चूंकि आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि लोकतांत्रिक गणराज्य नाम का एक मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द वहाँ पे जोड़ा गया है। तो मामला क्या था कि बेरूबाड़ी की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चुना था। तो क्या जिस जनता ने सरकार को चुना है उसी जनता को सरकार किसी और देश को सौंप सकती है? जनता द्वारा ही सरकार को चुना गया, अर्थात सरकार का अस्तित्व ही जनता पर टिका हुआ है। तो क्या उस सरकार को यह हक है कि वह उस जनता को ही किसी अन्य देश को हवाले कर दे? प्रश्न यह था। सारी शक्तियां संसद के पास थी, संसद कुछ भी कर सकती थी, लेकिन संविधान में लिखी कुछ बातें विरोध कर रही थीं। वो ये था कि लोकतांत्रिक गणराज्य नाम का एक शब्द जुड़ा हुआ है और इसका अर्थ है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। प्रधानमंत्री को चुनने वाले कौन हैं? वो 12,000 लोग भी हैं। जो बेरूबाड़ी संघ की जनसंख्या कितनी है? 12,000। तो 12,000 लोग भी हैं जिन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री को चुना है। हमने आपको चुना है कि आप हमारे लिए कानून बनाएंगे, आप हमारे लिए नियम बनाएंगे, आप हमारे लिए योजनाएं तैयार करेंगे, आप हमारी रक्षा करेंगे, हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारे लिए सारे काम आप करेंगे। हमने आपको चुन के अपना राजा बना दिया। तो आपको इतना अधिकार तो नहीं मिल गया कि आप हमको ही उठा के किसी और को दे दीजिए। अब कैसे उठा के दे सकते हैं? क्योंकि हम आपका अस्तित्व, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार का अस्तित्व जनता के ऊपर ही आश्रित होता है। सरकार चाहे तो मतलब जनता चाहे तो सरकार को गिरा दे, जनता चाहे तो सरकार को गद्दी पे बैठा दे। तो जिस देश में जनता पर ही आपका अस्तित्व है, सरकार का अस्तित्व है, प्रधानमंत्री का अस्तित्व है, जनता पर ही आश्रित है आपका अस्तित्व, तो जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हैं, उसी को आप किसी और के हवाले करने जा रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा मामला सामने आ रहा था। दूसरा क्या था कि संप्रभुता और अखंडता दो शब्द जुड़े हुए थे। संप्रभुता का अर्थ है कि कोई भी देश भारत को ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचे। इस फैसले से तो भारत की संप्रभुता पर तो प्रश्न चिन्ह था ही, साथ ही साथ भारत की अखंडता भी भंग हो रही थी। एक शब्द और आड़े आ रहा था, संप्रभुता और अखंडता भी बीच में आ रही थी। ये क्या था? संप्रभुता का अर्थ होता है पूरी तरह से हम संप्रभु हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपना फैसला खुद करेंगे और हमारे ऊपर कोई भी देश ऐसा दबाव नहीं डालेगा जिससे कि दबाव में आकर हम कोई कदम उठाएं तो हमारे जनता को कोई असुविधा हो सके। हम लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में जनता के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो संप्रभु होने का अर्थ यह है कि कोई भी देश या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत पे इस प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती कि आप कोई ऐसा काम करो कि जनता को असुविधा हो। जब जनता को असुविधा होगा तो लोकतंत्र कैसे माना जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हित के लिए काम होना चाहिए। तो अगर जनता को असुविधा हो रहा है तो वो कैसा लोकतंत्र? तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए किसी ऐसे काम को नहीं किया जाएगा जिससे कि जनता को असुविधा हो। और फिर हम पूरी तरह से संप्रभु हैं, हम अपना निर्णय खुद लेंगे और कोई भी देश हमारे ऊपर ये दबाव नहीं डालेगा कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपके देश की जनसंख्या को, आपकी देश की जनता को कोई असुविधा का सामना करना पड़े या फिर आपकी देश की एकता या अखंडता को चोट पहुँचे या कुठाराघात पहुँचे, ऐसा कुछ हो। तो इस प्रकार से हम संप्रभु हैं। तो इस फैसले से क्या हो रहा था कि भारत के संप्रभुता पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पे हम उसको ये क्षेत्र सौंप रहे हैं। तो चूंकि संप्रभुता का अर्थ होता है कि कोई देश हमारे ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता
किसी देश के दबाव में आकर हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता और एकता अखंडता पर चोट पहुँचे। ऐसा तो हम तो पहले तो संप्रभुता पर ही चोट पहुँच रहे हैं क्योंकि हम उसके दबाव में आके काम कर रहे हैं। दूसरा तो अखंडता भंग हो रही है क्योंकि हम किसी क्षेत्र को काट के, देश को खंडित करके हम किसी क्षेत्र को दूसरे देश को अर्पित कर रहे हैं। अखंडता पर भी चोट पहुंच रहा है, एकता पर भी चोट पहुंच रहा है क्योंकि वहाँ से जो लोग हैं वो दूसरे देश में चले जाएंगे, वहाँ के नागरिक दूसरे देश में चले जाएंगे। एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य, जो चीज़ लिखा गया है संविधान की प्रस्तावना में, वो सारी चीज़ें भंग हो रही थी इस समझौते से। तो ये चीज़ आड़े आ रहा था। तो इसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष लेते हुए एक रास्ता निकाल दिया, हल निकाल दिया, जिससे कि बेरूबाड़ी संघ को ये संसद ने या भारत ने बड़े आराम से पाकिस्तान को अर्पित कर दिया। ये संविधान भी, जो प्रस्तावना बीच में आ रही थी, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हटा दिया? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें लिखी गई बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आगे पढ़िए क्या है कि इस प्रकार से सब कुछ स्पष्ट था कि संसद के पास ढेर सारी शक्तियां हैं जिसका प्रयोग करके यह बेरूबाड़ी संघ को पाकिस्तान को अर्पित कर सके। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो रहा था कि क्या प्रस्तावना सरकार को यह शक्ति देती है जिससे वह नेहरू नून समझौते को क्रियान्वित कर सके? इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावना बीच में खड़ा हो जा रहा था। इस बैरियर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया। तो ठीक है, रास्ता ही, बैरियर ही खत्म हो गया, तो पूरी तरह से स्पष्ट है, पूरी तरह से ढेर सारी शक्तियां संसद को प्राप्त है, पूरी तरह से कर सकती हैं। तो इस प्रकार से मामला पूरी तरह से सरकार के पक्ष में हो गया और अंततः 1960 में सरकार ने 9वां संविधान संशोधन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को अर्पित कर दिया। मामला यहाँ पे समाप्त हो गया। एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे ये है कि इसी प्रकार से आगे चल के 2015 में भारत सरकार ने 100वां संविधान संशोधन किया, अनुच्छेद 368 के तहत करके 111 भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को अर्पित किया और 51 बांग्लादेशी क्षेत्र भारत ने लिया। तो ये था बेरूबाड़ी संघ बनाम भारत। तो यहाँ पे ये मामला ख़त्म होता है और अनुच्छेद 3 भी समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अनुच्छेद 4 की तरफ। तो अगली वीडियो में हम लोग लेकर मिलते हैं अनुच्छेद 4 को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।